साथ आज आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हुआ हूं मैं इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन। मेरे साथियों 12 जनवरी 2022 का पेपर 1 का ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर जिसका आज हम लोग करेंगे कंप्लीट डिस्कशन यानी कि संपूर्ण विश्लेषण। इस पेपर को मैं आपको कंप्लीट डिटेल तरीके से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे और साथियों कमेंट सेक्शन में अपना बेहतरीन बहुमूल्य कमेंट जरूर मेंशन करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी, क्या हुआ नहीं हुआ, किस चीज में प्रॉब्लम हुई और किन चीजों में आपको और एडिशनल जानकारी की जरूरत है, ये सारी चीजों को आप मेंशन करेंगे। तो मेरे साथियों जुड़े रहेंगे आप मेरे साथ और हम लोग पेपर की शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे साथियों, ये पेपर में सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए इसके बेसिस पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जिसको हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसको एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसके क्वेश्चन का आंसर दें। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो कॉम्प्रिहेंशन का पहला पैराग्राफ है वो यहाँ से शुरू होता है कि फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी हैड रिजेक्टेड फॉरेन पावर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब क्या हुआ कि जो स्वतंत्रता प्रेमी लोग थे, जो स्वतंत्रता प्रेमी लोग थे, कहां के लोग, ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि जो जनजातीय कम्युनिटी के जो समुदाय के जो लोग थे, जो जिनको स्वतंत्रता से प्रेम था, लगाव था, उन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। किस चीज को, फॉरेन पावर्स को यानी कि विदेशी शक्तियों को। किसको रिजेक्ट कर दिया था, विदेशी शक्तियों को रिजेक्ट कर दिया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से ही। इन 1857 when the spark of the freedom struggle reached central Asia, माफ कीजिएगा, सेंट्रल इंडिया। कह रहा है कि 1857 में जब स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल की जो चिंगारी थी, जब वह केंद्रीय भारत, जब वह मध्य भारत पहुंची तो भील भिलाला नायक्स ऑफ मालवा निमार ट्राइब, ये एक जनजाति है जिस मालवा निमार क्षेत्र का एक जनजाति है जिसका नाम है भील भिलाला नायक्स। ठीक है, ये विरोध में खड़ा हुआ, स्टूड अगेंस्ट द ऑपरेशन, जो दमन था। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, दमन। जो दमन था, किसका दमन, अंग्रेजों का जो दमन था, विदेशियों का जो दमन था, उसके विरोध में भील भिलाला नायक जो जनजाति थी मालवा निमार क्षेत्र की, ये उसके विरोध में खड़ी हुई। अमंग दीज हीरोज तात्या भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, सीताराम कांवर एंड रघुनाथ सिंह मंडलोई क्रिएटेड अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल। इन्होंने कुछ वीर योद्धाओं का नाम दिया है यहाँ पर, जैसे तात्या भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, सीताराम कांवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई जी का, इन लोगों का नाम दिया गया और कहा है कि इन्होंने एक ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल यानी कि जो संघर्ष थी, जो आजादी को पाने की जो संघर्ष थी, उसका एक ग्लोरियस हिस्ट्री लिखा इन्होंने। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द नेटवर्क ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑल ओवर मालवा एंड निमार। 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, आजादी की जो लड़ाई थी, उसके दौरान रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी जो थे, उनका एक जाल बिछ चुका था पूरे मालवा निमार क्षेत्र में। द चेन सिस्टम ऑफ द ट्राइबल रिवोल्यूशनरीज, चेन सिस्टम के बारे में कह रहा है यहाँ पर कि जो ट्राइबल रिवोल्यूशनरी, जो जनजातीय जो क्रांतिकारी थे, उनमें जो चेन सिस्टम था वो बहुत ही अद्भुत था। एज सुन एज वन हीरो वाज सैक्रिफाइस्ड, एक हीरो का जैसे ही बलिदान, जो एक हीरो का जैसे ही बलिदान होता था, बलिदान कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही वो शहीद होता था, एक हीरो, एक नायक जैसे शहीद होता था, द अदर हीरो यूज्ड टू टेक द फ्रंट, जो दूसरा हीरो था, जो दूसरा नायक था, वो मोर्चा संभाल लेता था। सो दैट, ताकि द रिवोल्यूशन वुड गो ऑन अनइंटरप्टेड, बिना रुके जो रिवोल्यूशन है वो आगे चलते जाए, इसके लिए ऐसा होता था। आइए यहां पर हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द भील भिलाला नायक्स ऑफ मालवा निमार ट्राइब। मेरे साथियों, इस पैराग्राफ की शुरुआत ही हो रही है किससे, फ्रीडम लविंग से। फ्रीडम लविंग से कह रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटी फ्रीडम लविंग। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या है, फ्रीडम लविंग आपके पास ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रीडम लविंग। वैसे अगर हम देखें ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हठी, हठी होता है, या हम कहें जिद्दी, जिद्दी होता है इसका मतलब। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वही होता है, हठी और जिद्दी। या फिर आप कहें अड़ियल, अड़ियल मतलब तो आप जानते ही होंगे, अड़ियल हो, हठी हो, जिद्दी हो, उसका मतलब हेड स्ट्रॉन्ग और ऑब्ड्यूरेट होता है। वहीं एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव का मतलब आपको पता है, आक्रामक होता है। ठीक है,
तो यहां पर पहले पैराग्राफ का पहला वर्ड ही है फ्रीडम लविंग पीपल। तो भील भिल्ला नायक जो थे मालवा निवार ट्राइब के, वो कैसे थे? आजादी स्वतंत्रता प्रेमी लोग थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का ये दूसरा पैराग्राफ की शुरुआत है, यहाँ पे कह रहा है कि अमंग द भील जननायक्स, भील जननायक्स में तात्या भील, अब यहाँ पर एक नायक के बारे में आया, तात्या भील के बारे में कह रहा है कि वो लेजेंडरी फिगर नोन फॉर हिज ब्रेवरी एंड माइट, अपने सामर्थ्य, माइट मतलब अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति, अपनी बहादुरी के लिए तात्या भील जो है सो जाने जाते थे। तात्या भील वॉज बोर्न अराउंड 1852, 1842 के आसपास तात्या भील साहब का जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की उम्र में ही बिकेम अ रिवोल्यूशनरी, 16 वर्ष की उम्र में यह क्रांतिकारी बन गए, एंड अ सोशल क्रूसेडर, और ये क्या बन गए? एक सोशल क्रूसेडर बन गए। क्रूसेडर का मतलब क्या होता है? मतलब उसका होता है धर्म युद्ध करने वाला। मेरे साथियों, मैं यहां लिख देता हूं, क्रूसेडर का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध करने वाला। ऐसे करते करते हम लोग वोकैबुलरी भी सीखते चलेंगे। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में वो एक क्रांतिकारी बन गए और सामाजिक धर्म युद्ध करने वाले बन गए। पीपल इन डिस्ट्रेस, जो लोग डिस्ट्रेस में होते थे, यूज्ड टू कॉल हिम तात्या मामा, जो परेशान लोग होते थे वो उन्हें तात्या मामा के नाम से बुलाते थे। ही लिबरेटेड, उन्होंने आजाद कराया, द ऑप्रेस्ड फ्रॉम द क्लचेस, जो ऑप्रेस्ड थे, ऑप्रेस्ड मतलब क्या हुआ? जो पीड़ित लोग थे, जो पीड़ित लोग थे उन्हें इन्होंने बचाया। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ, क्लचेस का मतलब क्या हुआ? चंगुल से, चंगुल से छुड़ाया। क्लचेस ऑफ ब्रिटिश साइकोफाइंट्स, साइकोफाइंट्स का मतलब क्या हुआ? चापलूस। साइकोफाइंट्स का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? चापलूस होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश जो अंग्रेज चापलूस थे उनके चंगुल से छुड़ाया इन्होंने, तात्या मामा ने। मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स थे, जो पैसा देने वाले लोग थे, कर्ज देने वाले लोग थे, उनसे, एंड फाउट कंटिन्यूअसली विद द ब्रिटिश टू बिकम पीपल्स वॉरियर, और लगातार अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ते रहे, अंग्रेजों के विरोध में ये लड़ते रहे लोगों के योद्धा बनने के लिए। ठीक है, तात्या मामा ऑल्सो प्रोवाइडेड शेल्टर, इन्होंने शरण भी दी। शेल्टर मतलब क्या हुआ मेरे भाइयों? शरण। शेल्टर मतलब शरण, शरण भी दिया इन्होंने। किसे शरण दिया? हंड्रेड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु सॉट रिफ्यूज इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में छुप रहे थे, जो छुपते थे, जो जिन्होंने रिफ्यूज लिया था, जिन्होंने शरण लिया था, उन्हें इन्होंने क्या दिया? शरण भी दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। वो यहां पे फिर से वही पैराग्राफ रिपीट हुआ है और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द ऑथर कॉल्स द चेन सिस्टम, ऑथर जो है जो चेन सिस्टम, ट्राइबल रिवोल्यूशनरी के चेन सिस्टम को अमेजिंग कहता है। क्यों कहता है अमेजिंग? इसका जवाब आपको यहां पे आखिरी सेंटेंस में मिल जाएगा। द चेन सिस्टम यहां पर आखिरी सेंटेंस में आपको यहां पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, लिखा है द चेन सिस्टम ऑफ ट्राइबल रिवोल्यूशनरीज वाज अमेजिंग। क्यों कहा है अमेजिंग? क्योंकि जैसे ही एक सेक्रीफाइस होता है, दूसरा जो है सो खड़ा हो जाता है उसकी जगह लेने के लिए, ताकि जो संघर्ष है, ताकि जो रिवॉल्यूशन है वो रुके नहीं, इसलिए इसको जारी रखने की जरूरत है। ठीक है, तो फिर यहां पर ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन हमारे पास है एज सुन एज वन रिवोल्यूशनरी लॉस्ट हिज लाइफ अनदर रिवोल्यूशनरी टुक हिज प्लेस। पहले पैराग्राफ का आखिरी लाइन हमें यही चीज बता रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। सी में इसका आंसर लिखा है, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर उस पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हुए कह रहा है कि ऑन सितंबर 15, 1857 ही मेट तात्या टोपे। तात्या टोपे से कौन मिला? तात्या मामा। तात्या मामा का मतलब क्या हुआ? तात्या भील के बारे में बात कही जा रही है कि तात्या भील जो है 15 सितंबर 1857 को तात्या टोपे से मिले। और तात्या टोपे के बारे में कहा जा रहा है कि द ग्रेट हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी की लड़ाई का महान हीरो, महान नायक। ही रिसीव्ड, कौन रिसीव्ड? तात्या भील के बारे में कहा जा रहा है कि तात्या भील रिसीव्ड ट्रेनिंग इन गोरिल्ला वारफेयर फ्रॉम तात्या टोपे। तात्या भील तात्या टोपे से गोरिल्ला वारफेयर के बारे में ट्रेनिंग लेता है। द सोल पर्पज ऑफ तात्या मामाज लाइफ वाज टू पनिश द एक्सप्लॉइटर्स। तात्या मामा जो थे उनके जीवन का एकमात्र सोल मतलब क्या हुआ? एकमात्र
उद्देश्य, पर्पज मतलब उद्देश्य ये था कि जो एक्सप्लॉइटर्स थे, जो शोषक थे, जो शोषण करते थे, उनको क्या करना था, उन्हें सजा देना था। एंड गिव एवरी पर्सन देयर ड्यू। इस ड्यू का मतलब क्या हुआ, इस ड्यू का मतलब हो गया हक, और प्रत्येक इंसान को उसका हक दिलाना। द ब्रिटिश वर स्टन, स्टन मतलब क्या हुआ, स्टन मतलब हो गया स्तब्ध। जो अंग्रेज थे वो स्तब्ध रह गए, अंग्रेज स्तब्ध रह गए तात्या की ब्रेवरी पे। इवन अ पुलिस ब्रिगेड वॉज एस्टेब्लिश्ड, यहां तक कि, इवन लिखने का मतलब क्या हुआ, यहां तक कि एक पुलिस ब्रिगेड को बनाया गया टू कैच हिम, उन्हें पकड़ने के लिए। बट द ब्रिटिश आर्मी कुड नॉट रीच हिम, लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी थी वो उन तक पहुंच ना पाई। द ब्रिटिश इवेंचुअली रिजॉर्टेड टू डिसीट, इसलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने आखिरकार सोचा क्या करने के लिए, छल करने के लिए। डिसीट मतलब क्या हुआ, छल करने के लिए सोचा। फोर्स एंड मान सिंह क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ बिट्रेयल, और मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि मान सिंह ने इतिहास रच दिया, छल का, धोखा का एक इतिहास रच दिया। तात्या मामा द मसीहा ऑफ द पुअर पीपल हु सपोर्टेड एंड एक्सप्लॉइटेड एंड फॉट एक्सप्लॉइटर्स वाज हैंग्ड ऑन दिसंबर 4, 1889। अब 1889 को तात्या मामा को जो है सो क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं एक इतिहास की छोटी सी बात बताता हूं कि जो मान सिंह थे, मान सिंह कौन थे, मान सिंह एक आर्मी सरदार थे, आर्मी सरदार थे। कहां के आर्मी सरदार थे ये ग्वालियर के आर्मी सरदार थे। ग्वालियर की जो सेना थी उसके ये आर्मी सरदार थे। और इनका ना झगड़ा हो गया था, इनका झगड़ा हो गया था। किसके साथ झगड़ा हो गया था, महाराजा के साथ हो गया था। अब भाई साहब, तुम आर्मी के सरदार हो और महाराजा से झगड़ा कर लोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। तो ग्वालियर जो महाराजा थे उनसे इन्होंने झगड़ा कर लिया। इस बात पे क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, अब यहां पे क्या थे, अंग्रेज थे। अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया, मान सिंह को अप्रोच किया। अंग्रेज मान सिंह के पास गए और मान सिंह को कहे कि बेटा मान सिंह, ऐसा है कि हम तुमको महाराजा से बचाएंगे, हम तुमको महाराजा से बचाएंगे, लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना होगा, तुमको छल करना होगा। किसके साथ छल करना होगा, तात्या मामा के साथ छल करना होगा। तात्या मामा के साथ छल करो, उसको पकड़वा दो और हम तुमको महाराजा से बचा देंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, किन्होंने, ये मान सिंह जी जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तात्या मामा के साथ छल कर दिया। और उस समय जो यहाँ पे कह रहा है ना कि एक पुलिस ब्रिगेड बनाया गया था, ब्रिटिश आर्मी कुड नॉट रीच हिम, ये एक पुलिस ब्रिगेड बनाया गया था, पुलिस ब्रिगेड बनाया गया था। इस पुलिस ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे जनरल नेपियर। ठीक है, तो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। जनरल नेपियर जो थे ये उस पुलिस ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे जिस पुलिस ब्रिगेड ने तात्या मामा को अरेस्ट किया था और फिर उनको फांसी दे दी गई थी 1889 के 4 दिसंबर को। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी हिस्ट्री की। बाद बाकी हम लोगों के सामने पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि तात्या मामा वॉज ए क्लोज रिलेटिव ऑफ तात्या टोपे। तो तात्या टोपे के क्लोज रिलेटिव थे क्या तात्या मामा, बताइए। तात्या मामा क्लोज रिलेटिव थे, जी नहीं, ये तो गलत बात है। तात्या टोपे वॉज तात्या मामा चाइल्डहुड फ्रेंड, क्या चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो जी नहीं, चाइल्डहुड फ्रेंड भी नहीं थे। तात्या टोपे वॉज तात्या मामा स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु थे क्या, आध्यात्मिक गुरु थे क्या, नहीं, आध्यात्मिक गुरु भी नहीं थे। आखिरी ऑप्शन बच रहा है कि तात्या टोपे ट्रेंड तात्या मामा इन गोरिल्ला वारफेयर। बिल्कुल सही मेरे साथी, ये वाला तो बिल्कुल सही है, ये भी हम लोग पीछे देखे भी हैं और ये यहां पर लिखा है कि गोरिल्ला वारफेयर में तात्या टोपे से तात्या मामा जो है सो ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग से ट्रू नहीं है। कह रहा है कि मान सिंह बिट्रेयल डिड तात्या मामा इन। अब देखो यहाँ पे ग्रामर की बात है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, याद रखना कि अगर तुम्हारे सामने डू समवन इन, अब समवन की जगह पे कोई इंसान का नाम भी आ सकता है या आप ही हिम किसी प्रोनाउन का भी आप यूज कर सकते हैं। डू समवन इन का मतलब क्या होता है, किल द पर्सन, जो इंसान है जिसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है इसको किल कर देना। यानी कि डिड तात्या मामा इन का मतलब हो गया कि मान सिंह के छल से तात्या मामा मर गए। तो क्या ऐसा बात है, आइए आगे देखते हैं।
जो ये बात सही है, बिल्कुल सही है भाई। तात्या मामा जो थे वो मान सिंह ने जब छल किया तो उनको पकड़ लिया गया और दिसंबर 4 1889 को इनको फांसी दे दी गई। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगले पे आते हैं, द ब्रिटिश अनाउंस अ प्राइज ऑन तात्या मामाज हेड। तो प्राइज को अनाउंस करने की तो ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं की गई थी, तो मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। वैसे आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि ब्रिटिश सेटअप अ पुलिस ब्रिगेड टू कैच तात्या मामा। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कह रहा है द ब्रिटिश रिजोर्टेड टू डिसीट, हाँ छल करने के बारे में बात करी गई थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कह रहा है कि नॉट ट्रू, जो सही नहीं है उसके बारे में कहिए। तो भाई तात्या मामा के सर पे प्राइज रखा गया था, ऐसी तो कहीं कोई चर्चा हुई नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। अच्छा, ये वही वाला क्वेश्चन है, पीछे वाला ही क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आंसर इसका हो गया 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तात्या मामा वॉज कॉल्ड पीपल्स वॉरियर। तात्या मामा को पीपल का वॉरियर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो गरीबों की मदद करते थे, फिनेंशियली मदद करते थे। ऐसा कहा गया है क्या? फाइनेंशियली मदद करते थे। वांटेड टू इंप्रूव द लॉट ऑफ ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स थे उनका जो पूरा ग्रुप था, जो पूरा झुंड था, उसको इंप्रूव करने जाते थे। वॉज काइंड एंड कंपैशनेट टू द पुअर। जो ये तात्या मामा थे वो दयालु थे, सहानुभूतिशील थे। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? सहानुभूतिशील, जिसके मन में दूसरे के प्रति सिंपैथी हो। ठीक है, या फिर तात्या मामा जो थे सो फाउट अगेंस्ट ट्राइबल्स ऑपरेसर्स। बिल्कुल सही बात है भाई। तात्या मामा जो थे सो क्या, जो जनजाति थी उसके ऊपर जो दमन करता था, उसके विरोध में तात्या मामा लड़ते थे। ऐसा यहां पे कहा गया है कि स्टूड अगेंस्ट द ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि जो दमन था उसके विरोध में तात्या मामा खड़ा हुआ करते थे। इसका मतलब आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द सेम, यानी कि आपको सिनोनिम पूछ रहा है किस चीज का? लेजेंडरी का। पैराग्राफ 2 में लेजेंडरी वर्ड यहां लिखा है, तात्या भील वॉज अ लेजेंडरी फिगर नोन फॉर हिज ब्रेवरी। भाई साहब, लेजेंडरी का मतलब क्या होता है? लेजेंडरी का मतलब होता है प्रसिद्ध। लेजेंडरी का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। आपको मैं बता दूं, लेजेंडरी का मतलब होता है मेरे साथियों प्रसिद्ध। तो ग्रेट का मतलब तो महान होता है। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? मैग्नानिमस का मतलब होता है बड़े दिल वाला। मैग्नानिमस का मतलब क्या हो गया? बड़े दिल वाला। ठीक है, उदार चित्त जिसे कहते हैं, बड़े दिल वाला। ठीक है, तो और ऑनरेबल का मतलब क्या होता है? ऑनरेबल का मतलब तो माननीय होता है। माननीय, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं हम लोग, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे साथियों? 3 नंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 नंबर फेमस इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट, यानी कि उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए हमें। ठीक है, किसका उल्टा चाहिए? ब्रेवरी। तो ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी का मतलब तो बहादुरी होता है ना? ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होता है। ठीक है, तो कावाडिस, कावाडिस का मतलब क्या होता है? बुजदिली। कावाडिस का मतलब होता है बुजदिली। ठीक है, डिसीट का मतलब छल होता है। बैक बाइटिंग का मतलब क्या होता है? चुगली करना। इसका याद रखेंगे, बैक बाइटिंग का मतलब क्या होता है? चुगली करना। ठीक है, और फिर है साइकोफेंसी। साइकोफेंसी का मतलब क्या होता है? चापलूसी। चापलूसी मतलब तो आप समझते ही होंगे, चापलूसी। तो फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या था? बहादुरी था। तो बहादुरी का उल्टा क्या हो जाएगा? बहादुरी का उल्टा हो जाएगा बुजदिली, यानी कि कावाडिस। आंसर क्या हो जाएगा? A1। आंसर क्या हो गया यहाँ पे हमारा? A1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। अच्छा, जो ये सेंटेंस में अंडरलाइंड वर्ड है, यानी कि मसीहा जो अंडरलाइंड वर्ड है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होगा मेरे साथियों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है। नाउन है आपके सामने, प्रोनाउन है आपके सामने, एडजेक्टिव है आपके सामने, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, यहां पर मसीहा क्या है? ये मेरे भाई एक बात देखो जरा, यहाँ पे क्या है? ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद आने वाला नाउन जनरली क्या होता है? आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड जो होता है वो जनरली क्या होता है? नाउन होता है। वैसे भी नाउन की परिभाषा क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो किसी इंसान को ही तो हम मसीहा कहते हैं।
किसी इंसान को ही तो हम मसीहा करके पुकारते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, वैसे नाउन की परिभाषा अगर मैं आपको सरल शब्दों में कहूं तो आप नाउन उसे कह सकते हैं जिस किसी को भी आप देख सकें। आप जिस किसी को भी आप देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ नाउन हम उसे भी कह सकते हैं कि जिसको हम फील कर सकते हैं। अब फील करने में दो तरह की बातें आती हैं। आप एक तो टच करके फील कर सकते हैं और दूसरा आप अपने माइंड के हेल्प से चीजों को फील कर सकते हैं। जैसे ये आपका मोनू है और ये आपका नोनू है, तो मोनू और नोनू दो मित्र हैं, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ये आपको कैसे फील होगा, दोस्ती फील कैसे होगा, इनके हरकतों को देख करके फील करेंगे आप। तो इसको फील करने के लिए आपको आपके दिमाग की जरूरत है ना मेरे भाई। तो आप नाउन के डेफिनेशन को आसान शब्दों में यह समझ सकते हैं कि जिस चीज को हम देख सकें या फील कर सकें, फील करने में टच करके यानी कि स्पर्श करके या फिर अपने मस्तिष्क का उपयोग करके आप किसी चीज को जब फील करते हैं तो उस चीज को आप क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। यहां पर मसीहा क्या है, आपका नाउन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 नाउन आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, एरर कहां है, आइए देखते हैं। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। देखो जब कभी भी अगर एरर का क्वेश्चन बनाना हो ना तो सबसे पहले फोकस करो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है उसको पहचाने। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, ही के बारे में कहा जा रहा है कि इसने क्या किया, इसने पूछा अपने फ्रेंड से। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाई ही हैज रिफ्यूज्ड सच अ ल्यूक्रेटिव ऑफर। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लुभाने वाला। हम कह सकते हैं लुभाने वाला कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ल्यूक्रेटिव का बेहतरीन भी कह सकते हैं, मतलब जो बहुत अच्छा हो। हम कह सकते हैं बहुत अच्छा ऑफर जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता है, उसको ये क्यों ठुकरा दिया, ये पूछा इसने। ठीक है, अब देखो मेरे भाई इसमें एरर क्या है। सेंटेंस की शुरुआत ही सब्जेक्ट से हो रही है, इसके बाद आस्क्ड लगा है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगा है ये वर्ब किसमें है, पास्ट में है। तो सेंटेंस का जो मेन रूट पार्ट है वो किसमें है, पास्ट में है। आगे कह रहा है कि ही हैज रिफ्यूज्ड, और हैज हमको पता है कि कहां यूज करते हैं, हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो एरर हो गया, एरर हो गया ना, हैज रिफ्यूज्ड नहीं होगा यहाँ पे होगा केवल रिफ्यूज। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 1 का बी। 1 कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है। यहां पर ऑप्शन मार्क करने में काफी एहतियात बरतेंगे हम लोग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से क्या है, एक पोइट्री है। ठीक है, पोइट्री है, आइए देखते हैं इस पोइट्री में क्या है। कह रहा आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वेल्स मतलब क्या होता है, वेल्स का मतलब होता है वैली, और वैली का मतलब क्या होता है, घाटी। आपको अच्छे तरीके से पता है। वैसे ये जो कविता है मैं आपको बता दूं, डैफोडिल्स नाम की एक कविता है जो कि लिखा गया है किनके द्वारा, बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। बाई विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक कविता है डैफोडिल्स। ये वही कविता आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में हूबहू दे दिया गया है। ठीक है, तो पहले कविता देख लें। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, बादल की तरह मैं क्या कर रहा था, विचरण कर रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि घाटियों और पहाड़ों के ऊपर बह रही थी। When all at once I saw a crowd, जब अचानक से मैंने क्या देखा, एक भीड़ देखा। A host of golden daffodils, और क्या देखा मैंने उस भीड़ में, A host of golden daffodils। मतलब डैफोडिल क्या है, एक फूल है, सुनहरे रंग का फूल है, उसको मैंने देखा। बिसाइड द लेक, लेक के बगल में, झील के बगल में। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या, जो मंद मंद हवा चलती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। उसमें क्या कर रहा था, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है, फ्लटरिंग का मतलब होता है थिरकना। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, लहराना, फड़फड़ाना। ठीक है, फ्लटरिंग का मतलब लहराना, फड़फड़ाना। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार जैसे जो तारे थे जो चमक रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, आसमान में तारे चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, इतनी दूर दूर तक फैले हुए थे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खत्म ही ना हो। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे। बे को किस, बे का मतलब क्या हुआ, बे के लिए, बे का हम लोग कह सकते हैं जो छत होता है ना, छत के लिए हम लोग बे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर
कवि कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे? कवि कहना चाह रहा है कि आसमान में जो तारे फैले हुए थे, तो ये आसमान को ये छत के रूप में ट्रीट कर रहा है। 10,000 saw I at a glance, एक बार में 10,000 देखा इसने। टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो फूल थे वो फूल जब हवा चल रही थी, मंद मंद हवा चल रही थी, तो फूल एक दूसरे में टकरा रहे थे, वो इन्होंने देखा। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उनके बगल में जो वेव्स थे वो भी थिरक रहे थे। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, उल्लास कर रहे थे, उल्लास कर रहे। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, अ पोएट कुड नॉट बी गे, पोएट जो है सो गे नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे गे वर्ड का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो डिसलाइक को दिखाए। एक कवि जो है सो डिसलाइक दर्शाने वाला, यानी कि उदासी दर्शाने वाला इंसान नहीं हो सकता है। एक कवि जो है वो इन चीजों को देख करके खुश होने वाला इंसान होता है, तो वो उदासी को, नापसंद को दर्शाने वाला इंसान नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कवि कह रहे हैं। इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड का मतलब क्या होता है? जिंदा दिल। जोकंड का मतलब क्या होता है? जिंदा दिल। इन सच अ जोकंड कंपनी, मतलब कहने का ये मतलब है कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, मंद मंद हवा चल रही है, इतनी खूबसूरत से सुनहरे फूल दिख रहे हैं, तो फिर कवि इन सब चीजों को देख करके खुश होगा ना, वो डिसलाइक थोड़ा ही दिखाएगा। वही कह रहा है यहाँ पे, आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं घूरता रहा और घूरता रहा, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, और मन में ये आ रहा था कि क्या वेल्थ, अब वैसे तो वेल्थ का मतलब पैसा होता है, लेकिन यहां पर कह रहा है, कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि ये दृश्य काफी अद्भुत है, और ये इस दृश्य ने जो खुशी दी है, जो एहसास दिया है, वो किसी पैसे से नहीं पाया जा सकता था। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, द क्लाउड इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज ड्रिफ्टिंग ओवर। ड्रिफ्टिंग करना मतलब खिसक रहा है, तो कहां से खिसक रहा है भाई साहब? यहाँ पे कहा है वेल्स एंड हिल्स, तो वेल्स एंड हिल्स कहां है? वेल्स एंड हिल्स ये रहा चौथा नंबर ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट? द पोएट स्पॉटेड द डैफोडिल्स, पोएट जो है डैफोडिल्स को देखते हैं, कहां देखते हैं? अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, कहां देखते हैं? ये देखिए यहां पर लिखा है, जब ये वेल्स और हिल्स के ऊपर बादल बन करके जब जा रहे थे, तब ये देखते हैं कहां? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, तो कहां देखते हैं? बिसाइड द लेक, ये तो यहां तो देखते हैं, ये बीनीथ द ट्रीज यहां भी देखते हैं, और कह रहा है क्या क्या कह रहा है? नियर द फुट हिल्स, अच्छा अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, यहां पे कहा है, देखिए दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और कहां तक? काफी दूर दूर तक फैला हुआ था, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन ऑफ ए बे में फैला हुआ था, तो यहां भी देखते हैं वो डैफोडिल्स को फैले हुए। वो कहां नहीं देखते हैं? तो भाई साहब यहां नहीं देखते हैं, तो नॉट ट्रू अकॉर्डिंग कह रहा है, तो नियर द फुट हिल्स आपका सही जवाब हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि द पोएट गेज्ड एट द डैफोडिल्स व्हेन, पोएट जो है सो डैफोडिल्स को घूरते हैं। यहां पे कह रहा है, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, पोएट डैफोडिल्स की तरफ घूरते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, ये सही जवाब होगा। या फिर दे प्रोवाइडेड हिम विद इमेंस जॉय, क्या होगा? देखिए यहां पर तो कह तो रहा है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, अ पोएट कुड नॉट बी अ गे इन सच अ जोकंड कंपनी, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये दृश्य, इस दृश्य ने मुझे जो खुशी दी है वो कोई और चीज मुझे नहीं दे सकती थी। मतलब कि पोएट जो है सो काफी खुश है। आंसर क्या हो जाएगा? दे प्रोवाइडेड हिम विद इमेंस जॉय, काफी खुशी प्रदान करी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी का 2। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि द पोएम इज अबाउट, पोएम किस चीज के बारे में है? पोएम किस चीज के बारे में भाई साहब? तो आप देख रहे हैं कि डैफोडिल्स की खूबसूरती का बखान कर रहे हैं
कवि। तो क्या कह रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर डैफोडिल्स की खूबसूरती का जो प्रभाव है उसके बारे में पोयम बयान कर रहा है, यानी कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम लोग कहते हैं अलंकार। आपने सुना होगा अनुप्रास अलंकार जैसी चीजों को, तमाम चीजों को सुना होगा। वैसे इंग्लिश में यहां पर आपके पास पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, मेटानिमी। देखिए आंसर बताना तो काफी आसान है, लेकिन पहले हम लोग जरा ऑप्शंस को समझ लें कि होता क्या है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण, जब आप किसी एक चीज को मानव से तुलना करते हैं, किसी एक चीज का तुलना जब आप मानव से करते हैं तो हम कह देते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। जैसे अगर हमने मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा कि ट्रीज डांस्ड, हमने कहा ट्रीज डांस्ड इन द विंड, ठीक है, ट्रीज डांस्ड इन द विंड। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, भाई साहब डांस करता कौन है? डांस तो इंसान करता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रीज जो है सो डांस किया। तो ट्री नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम क्या कह रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, यानी कि इसको हम पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। आगे आते हैं हम लोग मेटाफर पे। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर और सिमिली दोनों जो है सो काफी क्लोज है, एक ही तरह की बात है। बस इतना याद रखने की चीज है कि जो सिमिली होता है इसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं लाइक या फिर एज। लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं और किसी एक चीज की तुलना दूसरे चीज के साथ की जाती है। जैसे अगर हमने कहा कि ही इज लाइक अ रॉकेट, ही इज लाइक अ रॉकेट, मतलब हम क्या कह रहे हैं? रॉकेट कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये इंसान जो है जिसके लिए हमने ही यूज किया है वो इंसान काफी तेज है, किस चीज में? दौड़ने में, काम करने में काफी तेज है, इसलिए हमने कहा ही इज लाइक अ रॉकेट, वह रॉकेट की तरह है। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया? लाइक। लाइक वर्ड आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सिमिली का एग्जाम्पल। लेकिन अगर वहीं पर हमने ये लिख दिया होता कि ही इज अ रॉकेट, वह रॉकेट है, तो यहां पर लाइक और एज तो नहीं आया, लेकिन यहां पर क्या हमने लिख दिया? ही इज अ रॉकेट। यहां पर हमने सीधा कह दिया, डायरेक्ट कह दिया, तो ये क्या हो गया एग्जांपल? मेटाफर का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं मेटानिमी पे। मेटानिमी क्या है? मेटानिमी जैसे हम लोग अगर कहें कि दिल्ली हैज ऑर्डर्ड हिज अरेस्ट, दिल्ली हैज ऑर्डर्ड हिज अरेस्ट, दिल्ली ने उसके अरेस्ट को क्या किया है? ऑर्डर किया है। तो दिल्ली हैज ऑर्डर्ड हिज अरेस्ट कहने का क्या मतलब? भाई साहब दिल्ली में कौन बैठते हैं? दिल्ली में हमारे पीएम बैठते हैं। तो किसी एक ऐसे जगह का नाम लेना, किसी एक ऐसे चीज का, किसी एक ऐसे वर्ड का यूज करना जो कि किसी दूसरे स्पेसिफिक चीज को संबोधित करता हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? मेटानिमी कहेंगे। ठीक है, चलिए, वैसे आपको यहां पर जवाब मिल गया होगा। कह रहा है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ, मैंने अभी कहा आपसे कि एज और लाइक कहां यूज होता है, तो ये सिमिली में यूज होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सिमिली 3, सिमिली यानी कि आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइंस 4 to 6 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। 4 to 6 जो है लाइंस, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो आइए देख लेते हैं 1 2 3 4, यहां से लेकर के यहां तक में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए फिगर ऑफ स्पीच हमने आपसे कहा था कि सिमिली का मतलब क्या है? सिमिली का मतलब यह है कि तुमको लाइक या एज मिलना चाहिए, तो लाइक या एज तो 4 to 6 में है नहीं। मेटानिमी का मतलब हमने क्या कहा था कि दिल्ली को, दिल्ली अगर वर्ड यूज किया गया है तो ये प्रधानमंत्री को निरूपित करता है, तो मेटानिमी भी यहां पे नहीं होगा। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन हो सकता है क्या? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बीनीथ द लेक, बीनीथ द ट्री, बिसाइड द लेक, बीनीथ द लीक्स ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग। अब देखिए यहाँ पे डैफोडिल्स के बारे में कह रहा है कि ये फ्लटर कर रहा है और डांस कर रहा है, तो हमने क्या कहा था? मानवीकरण। कोई एक ऐसा चीज जिसको आप ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर सकते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन वहां पर हम यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C3। वैसे एजोनेंस का मतलब क्या होता है? एजोनेंस का मतलब होता है जब सेम वोवेल साउंड रिपीट होता है। जैसे
सेम वोवेल साउंड जब रिपीट होगा, जैसे हम कहें बे, गे, में, अब इसमें क्या हो रहा है, बार बार ए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एजोनेंस हो जाएगा। सेम वोवेल साउंड जब रिपीट होता है, सेम वोवेल साउंड जब रिपीट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एजोनेंस कहते हैं। वैसे यहाँ का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ का जवाब है पर्सोनिफिकेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि अ लर्नर shows her reading ability by a critical appreciation of an unseen text that is one stage above her cognitive level। cognitive level का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझे हम, cognitive level का मतलब होता है संज्ञानात्मक स्तर। किसी चीज को समझने का जो लेवल होता है, संज्ञानात्मक, किसी चीज को समझने का जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव लेवल, संज्ञानात्मक स्तर। वैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की पूरी समझ, पूर्ण समझ जो होती है, पूर्ण समझ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब पूर्ण समझ, किसी भी चीज की पूर्ण समझ जो होती है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। कह रहा है कि एक जो सीखने वाला है, लर्नर है, वो दर्शा रहा है अपनी रीडिंग एबिलिटी को बाय क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एन अनसीन टेक्स्ट। अनसीन टेक्स्ट जो है, यानी कि अनसीन टेक्स्ट मतलब क्या हुआ कि जो अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे आप लोगों को मिला उसके बारे में कह रहा है कि उसको, उसके बारे में वो पूर्ण समझ को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दे रहा है, कॉम्प्रिहेंसिबल आउटपुट दे रहा है, मॉनिटर कर रहा है हाइपोथेसिस को, या फिर नेचुरल ऑर्डर। देखिए ये तो प्राकृतिक क्रम है, प्राकृतिक क्रम की तो कोई बात ही नहीं है। मॉनिटर कर रहा है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, परिकल्पना। तो परिकल्पना को वो परख रहा है, जांच रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब ये पढ़ करके ये पढ़ रहा है और क्रिटिकल एप्रिसिएशन यानी कि पूर्ण समझ दिखा रहा है, यानी कि वो क्या दे रहा है, इनपुट ही तो ले रहा है, इनपुट ही तो ले रहा है, जिसको वो व्यापक स्तर पर, कंप्रिहेंसिबल इनपुट को वो दर्शा रहा है, व्यापक स्तर पर वो चीजों को समझ रहा है, वो दिखा रहा है। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंप्रिहेंसिबल इनपुट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा था सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द ब्रेन थ्रू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज लैंग्वेज। क्या, अब लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज एक्विजिशन है, या फिर लैंग्वेज फंक्शन है, समझिएंगे। सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस, सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब आप अचेतक मन में, अचेत मन में जब आप ग्रहण करते हैं, किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, अचेत मन में जब आप ग्रहण करते हैं किसी चीज को, नॉलेज को, जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे ये हमारा मोनू है और ये हमारा नोनू है। मोनू जो है सो नोनू से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, और इधर जो है सो मान लेते हैं कि इस कार के अंदर कुछ आतंकवादी हैं जो कि असला बारूद लेकर के जा रहे थे और इनके बीच में बातचीत हो रही थी। तो हालांकि ये इससे बात कर रहा था, लेकिन इसके बारे में भी ये सुन लिया, तो इसका सारा कंसंट्रेशन तो यहाँ था, लेकिन ये बात भी इसके दिमाग में आ गई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज जो होता है, जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है ब्रेन में, उसे हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना, एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना। वैसे लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बच्चे जो है सो देख करके चीजों को सीखते हैं, जिसमें बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं चीजों को। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है जिसमें बच्चे देख करके चीजों को सीखते हैं, वो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है। तो सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस में क्या है भाई, चीजों को देख करके ही तो आप सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। वैसे कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज का पहला कंपोनेंट है फोनोलॉजी। फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि पहला कंपोनेंट क्या है लैंग्वेज का, साउंड। तो ये भाई ये सब
साउंड जो है ये तो कंपोनेंट है लैंग्वेज का। दूसरा क्या है, मॉर्फोलॉजी। दूसरा कंपोनेंट क्या है, मॉर्फोलॉजी। देखिए मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी दूसरा कंपोनेंट है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी की भी आकृति। मॉर्फोलॉजी की वैसे हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है आकृति विज्ञान, यानी कि किसी की भी आकृति, आकृति यानी कि फॉर्म, किसी का रूप, है ना, किसी का रूप। तो ये भी जो है सो लैंग्वेज का कंपोनेंट है। इसके बाद तीसरा क्या होता है, सिंटैक्स। तीसरा क्या होता है, सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, संरचना। संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर, यानी कि उसका ढांचा। तो ये तो है नहीं है यहां पर। चलिए अगला कंपोनेंट क्या है लैंग्वेज का, अगला कंपोनेंट है लैंग्वेज का सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स का मतलब होता है अर्थ विज्ञान। सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थ विज्ञान। अब अर्थ विज्ञान यानी क्या, मीनिंग। भाई साहब अर्थ विज्ञान का मतलब क्या हुआ, मीनिंग। तो मीनिंग भी यहां पर दिया हुआ, यानी कि ये भी कंपोनेंट है लैंग्वेज का। अब बच गया एक ही ऑप्शन, तो आंसर तो हमारा हो गया डी। लेकिन अगला कंपोनेंट क्या है लैंग्वेज का, जरा उसे भी देख ले हम। अगला कंपोनेंट है प्रैग्मैटिक्स। क्या है, प्रैग्मैटिक्स। और प्रैग्मैटिक्स का मतलब क्या होता है, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद मतलब भाई साहब आप जब सारी चीजों को सीख लेंगे तो जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे उसका, जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे कैसे। तो कंपोनेंट के लैंग्वेज के ये 5 कंपोनेंट्स है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मैटिक्स। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट। तो रीडिंग जो है सो लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच मेथड एम्फेसाइजेज, यहां पे स्पेलिंग गलत हो गया है, एम्फेसाइजेज होना चाहिए, मोर ऑन स्पोकन देन रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज से ज्यादा स्पोकन पर कौन सा मेथड है जो कि ज्यादा एम्फेसाइज करता है, यानी कि जोर डालता है। तो सबसे पहले तो आइए इन सारे मेथड को हम लोग सीख लें। ऑडियो लिंगुअल मेथड का मतलब क्या होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड का मतलब होता है कि इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग जो है, लिसनिंग और स्पीकिंग सिखाई जाती है रीडिंग और राइटिंग के पहले। यानी कि पहला प्रोसेस ये है और दूसरा प्रोसेस क्या है, रीडिंग और राइटिंग। तो रीडिंग और राइटिंग करेंगे उसके पहले हमें सीखने की जरूरत है कि सुनना क्या है और बोलना क्या है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि स्पीकिंग को राइटिंग से प्राथमिकता दी गई है, तो आंसर कहीं यही तो नहीं है। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही समझा आपने, आंसर यहाँ पर यही है, ऑडियो लिंगुअल मेथड ही इसका सही जवाब है। ठीक है, वैसे और आगे देख लेते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इसमें कम्युनिकेशन पर फोकस नहीं होता है, यहां पर कम्युनिकेशन पर फोकस नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे, कम्युनिकेशन पर फोकस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन पर फोकस नहीं होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ट्रांसलेशन किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, जरा इसको समझ लें। इसमें लैंग्वेज के प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। यहां पर जो हमारा फोकस होता है, ये फोकस लैंग्वेज प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, लैंग्वेज प्रोडक्ट्स के ऊपर, लैंग्वेज प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा फोकस होता है। अब लैंग्वेज प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, इस तरह इसको लिख लेंगे, आप लोग समझ लेंगे। लैंग्वेज प्रोडक्ट्स में हमारे पास साउंड है, लैंग्वेज प्रोडक्ट में हमारे पास अगला चीज क्या है, मॉर्फीम है, लैंग्वेज प्रोडक्ट में हमारे पास अगला क्या है, वर्ड्स, सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें हैं लैंग्वेज प्रोडक्ट्स में। यही सारी, भाई साहब अगर ये सारी चीजें आएंगे तभी तो आप कोई लैंग्वेज बोल पाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोडक्ट्स पे फोकस होता है कहां पे, स्ट्रक्चरल अप्रोच में। क्यों, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। अब डिडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड वैसा मेथड है जिसमें एग्जिस्टिंग, इसमें एग्जिस्टिंग थ्योरी से, इसमें जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको पढ़ा जाता है और उसमें से हम लोगों को कुछ रिसर्च के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इसमें एग्जिस्टिंग थ्योरी से, एग्जिस्टिंग थ्योरी से रिसर्च की स्ट्रेटजी बनाना, रिसर्च की स्ट्रेटजी बनाना, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिडक्टिव
मेथड। ठीक है, तो ये चारों आंसर का विश्लेषण कर दिया हमने, सॉल्यूशन बता दिया आपको, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। वैसे आपका आंसर क्या था? आपका आंसर था ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग को रीडिंग और राइटिंग से प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन विच मेथड टीचर शुड बी अवेयर अबाउट ऑल मेथड। कौन से मेथड में टीचर को अवेयर होना चाहिए सभी मेथड्स के बारे में? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अभी हम लोगों ने यहां पर देखा है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? जिसमें फोकस ट्रांसलेशन पे होता है, कम्युनिकेशन पर नहीं होता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं? डायरेक्ट मेथड एक्चुअली में फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग में यूज होता है। ये फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग में यूज होता है, फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग में यूज होता है। इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन पर फोकस होता है, ग्रामर पर नहीं। फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग में यूज होता है, इसमें ग्रामर पर फोकस नहीं होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रामर पर फोकस नहीं होता है। अब अगर ग्रामर पर फोकस नहीं हुआ तो यहाँ पे तो कह रहा है कि अवेयर होना चाहिए ऑल मेथड में, और यहाँ पे ग्रामर पे फोकस नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है? एक्टिविटी से सीखना, एक्टिविटी से सीखना, यानी कि जो प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इक्लेटिसिज्म, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं ना, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज को मिलाकर एक नया आइडिया बनाना, डिफरेंट सोर्सेज को मिलाकर एक नया आइडिया बनाना। मेरे भाई, अगर डिफरेंट सोर्सेस को मिलाकर के एक नया आइडिया बनाया जा रहा है तो डिफरेंट सोर्सेस का मतलब ही हो गया कि ऑल मेथड, सभी मेथड का समावेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा डी, इक्लेक्टिसिज्म। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिविंग अ कर्सरी ग्लांस। कर्सरी ग्लांस मतलब क्या था? अब कर्सर का मतलब क्या होता है? जैसे कर्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप टाइप करते हैं तो यहाँ बीच बीच में ब्लिंक करता है, रहता है कर्सर। तो कह रहा है कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर एक कर्सरी ग्लांस देने का मतलब क्या है? वैसे आइए पहले सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि कुछ खास चीज को सीखने के लिए डिटेल में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब डिटेल में पढ़ना। और एम क्या होता है? एम होता है कि खास चीज को सीखना, खास चीज को सीखना। खास चीज को सीखने के लिए जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है इंटेंसिव रीडिंग। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग डेटा की तलाश में, डेटा की खोज के लिए पढ़ना। जैसे जब हम पढ़ते हैं और कहीं कहीं पे परसेंटेज में, रेशियो में, एवरेज में, ये सब जब न्यूमेरिकल वैल्यू में जब डेटा दिया रहता है तो उसके लिए जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्कैनिंग। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, ओवरव्यू लेने के लिए पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, ओवरव्यू के लिए पढ़ना। मतलब पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, बस ऊपर ऊपर पढ़ लेना ताकि चीजों की जानकारी हमें हो जाए। और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? ये तो भाई इंजॉयमेंट के लिए जो पढ़ाई होती है, इंजॉयमेंट के लिए जो पढ़ाई होती है उससे हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका आंसर हो जाएगा आपका स्किमिंग। क्यों स्किमिंग क्यों होगा? क्योंकि ये ओवरव्यू के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, कर्सरी ग्लांस दे रहे हैं, इसका मतलब ओवरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइटिंग। लिखने का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है? तो बताइए। ओरल रिपोर्ट। भाई साहब ओरल रिपोर्ट अगर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लिखने का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओरल रिपोर्ट बना रहे हैं तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए, इस सिद्धांत को फॉलो करने से चिल्ड्रन को हेल्प मिलता है क्या? लर्न एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स मतलब क्या? जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है।
ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उनको वो सीखता है। एंड इनकरेजेस चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज हाउ वर्ड्स लिंक टू कैटेगरीज, और इनकरेज करता है, बच्चों को प्रोत्साहित करता है इस चीज को पहचानने में कि किस तरीके से कोई वर्ड जो है सो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे अगर किसी बच्चे के सामने ये वर्ड आ गया ईमानदारी, तो फिर ईमानदारी के लिए क्या, कौन सा वो सिद्धांत है जिससे बच्चा को समझ में आएगा कि ईमानदारी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों को जरूरत है सुनने की, डाइवर्स एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। जब तक बच्चा उदाहरण नहीं समझेगा, उदाहरण जब तक बच्चा नहीं सुनेगा और समझेगा, तब तक उसे वर्ड के बारे में समझ में नहीं आएगा। जैसे मोनू है आपका और ये नोनू है, याद रखेंगे ये हमारा मोनू है, ये नोनू है। नोनू के पास एक एप्पल का फोन था, ठीक है, ये एप्पल का फोन था किसके पास? नोनू के पास। ये छूट गया था कोचिंग में ही, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही छूट गया था, तो मोनू को वो एप्पल का फोन मिला और मोनू अगले दिन जाकर के नोनू को दिया। तो फिर टीचर को यहाँ समझाने की जरूरत है कि देखो मोनू ने ऐसा काम किया, वो चाहता तो उसका 1.5 लाख का फोन अपने पास भी रख सकता था, लेकिन वो रखा नहीं, वो जाकर के उसका फोन उसको वापस कर दिया। इसका मतलब है कि मोनू बहुत ईमानदार है, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो ईमानदारी की है। तो जब बच्चा ये ना चीज को सुनेगा, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे जब सुनेगा और समझेगा, तब फिर उसे चीजों के बारे में समझ में आएगी। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हो सकता है। अगला कह रहा है वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल डेवलपमेंट आर रेसिप्रोकल प्रोसेसेस। वोकैबुलरी की तो कोई बात ही नहीं है। चिल्ड्रन लर्न वर्ड्स बेस्ड इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। मीनिंगफुल कंटेक्स्ट बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको उदाहरण नहीं देंगे। इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव रादर देन पैसिव कंटेक्स्ट, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। पैसिव कंटेक्स्ट का वैसे मतलब क्या होता है? पैसिव कंटेक्स्ट का मतलब होता है बिना इंगेज हुए, जो इंफॉर्मेशन मिला है उस इंफॉर्मेशन से बिना इंगेज हुए। तो जब इंफॉर्मेशन से आप इंगेज हुए ही नहीं तो फिर बच्चों को समझाएंगे कैसे? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 24 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अप्रोच एम्स टू क्रिएट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब होता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तिशीलता, अभिव्यक्तिशीलता, संवादशीलता, संवादशीलता मतलब बात करने की कैपेबिलिटी। विच अप्रोच एम्स टू क्रिएट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों में बात करने की अभिव्यक्ति, खुद को रिप्रेजेंट करने की, खुद को एक्सप्रेस करने की क्वालिटी को डेवलप कराता है। कौन सा ऐसा अप्रोच है? तो आइए सबसे पहले तो सारे अप्रोच के बारे में जाने। पहला कह रहा है स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्या होता है? स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो नाम है स्ट्रक्चरल ओरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का दूसरा नाम ये भी है स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें लैंग्वेज की स्टडी कराई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इट एम्फसाइजेस द एग्जामिनेशन ऑफ लैंग्वेज इन वेरी डिटेल्ड मैनर। इसमें डिटेल्ड मैनर में लैंग्वेज का सीखना, डिटेल्ड मैनर में लैंग्वेज का सीखना। ठीक है, दूसरा क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या है? इसमें रीडर जो है, इसमें जो लर्नर है वो कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, इसमें कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज। ठीक है, पैसिवली इंफॉर्मेशन लेने की तुलना में नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। कम्युनिकेटिव मतलब बातचीत करना, इसमें बातचीत करना। और भाई साहब करना क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को ही तो बढ़ाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। और स्किल बेस्ड का मतलब क्या है कि लर्न फ्रॉम डूइंग, लर्न बाई फ्रॉम नहीं, लर्न बाई डूइंग, काम करके सीखना। तो यहाँ पे बोलने वाली बात है, अभिव्यक्ति वाली बात है, संवादशीलता वाली बात है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच से ही जो है सो
विद्यार्थियों के अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ऑथेंटिक असेसमेंट क्या है। ये सब सारे आसान क्वेश्चंस है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। ऑथेंटिक असेसमेंट क्या है, तो मेरे भाइयों ऑथेंटिक असेसमेंट एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं डायरेक्ट रेलिवेंट तरीके से, टू सी इफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को परखने के लिए कि सीखने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है या नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकस करता है लर्नर्स के प्रोसेस पे। आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई में FA1 FA2 होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। ये क्यों होता है? इसको हम लोग पहले हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम बोलते थे, लेकिन अब इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लर्नर का जो प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस करता है, इस चीज को परखता है कि भाई जो लर्नर है वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग का बेनिफिट क्या है? की मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फायदा क्या है फ्री राइटिंग का? तो भाई साहब सबसे पहले तो ये समझिए कि फ्री राइटिंग होता क्या है। फ्री राइटिंग जो होता है मेरे भाई, वो इंजॉयमेंट के लिए लिखा जाता है, कंटिन्यूअसली लिखा जाता है। उसमें ग्रामर और ग्रामर की चर्चा, ग्रामर और ग्रामर से कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है, जो लेखक जो चाहता है, जो राइटर जो चाहता है वो लिख सकता है। तो फ्री राइटिंग का बेनिफिट क्या है? उसमें क्रिएटिव होने का फ्रीडम है, न ग्रामर का चिंता न किसी और चीज का, बस जो दिल करता है तुम अपने आप को एक्सप्रेस करते जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज चिल्ड्रन बिगिन प्रोड्यूसिंग वेरिड सिलेबल कॉम्बिनेशन सच एज बा दा दा दा। तो बा दा 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 बच्चा कब बोलना सीखता है मेरे भाई? बादा दादा तो बच्चा बैबलिंग स्टेज में सीखता है ना, जब वो एकदम बच्चा होता है, जब वो बुदबुदाना शुरू करता है तभी वो सीखता है बाबा दादा बोलना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The specific learning problem of a learner in a language subject area can be identified with। भाई साहब जो लर्नर है, जो प्रशिक्षु है, उसका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट एरिया है उसमें अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे पकड़ा जाएगा? उस प्रॉब्लम को आप कैसे उस प्रॉब्लम का पता लगाएंगे? तो सीधी सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस ही तो करेंगे, प्रॉब्लम को आप डायग्नोज ही तो करेंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से आप उसके प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ L1। L1 का मतलब क्या होता है? L1 का मतलब होता है स्पीकर का फर्स्ट लैंग्वेज। स्पीकर जो होता है, स्पीकर का फर्स्ट लैंग्वेज, स्पीकर जो होता है उसका फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? L1 कहते हैं। तो भाई साहब जो स्पीकर का फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे अब कोई जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा अपना पहला भाषा जो वो बोलेगा वो कैसे बोलेगा? टीचर से। भाई यार जब बच्चा एकदम छोटा सा जब वो बोलना सीख ही रहा है तो उसके पास टीचर कहां से आएगा, स्कूल कहां से आएगा? दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। नेचर ऑफ एक्सपोजर या फिर आइडेंटिटी एंड मोटिवेशन। अब बच्चा 1.5 साल का है, 2 साल का है, वो बादा दादा बोल रहा है, वो बादा दादा बोल रहा है, तो तुम उसको आइडेंटिटी और मोटिवेशन कहां से दे दोगे? सही जवाब क्या होगा? नेचर ऑफ एक्सपोजर। किस तरह का एक्सपोजर उसको मिल रहा है उससे वह उस तरह की भाषा को सीखेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने इतने क्वेश्चंस रखे, 30 क्वेश्चन रखे। कुछ एक नंबरिंग कहीं पे गड़बड़ हो गई थी जिस कारण से यहाँ पे 31 आ गया है। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये 30 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन का जो डिटेल्ड स्टडी हम लोगों ने किया है, ये डिटेल्ड स्टडी भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो मेरे साथियों मिलेंगे अगले दिन हम लोग अपने अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।